बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन रिव्यू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु या मेंटल एज 15 ईयर्स या 15 वर्ष है और उसकी जो है वास्तविक आयु या इसी को बोला जाता है क्रोनोलॉजिकल एज, ये 12 वर्ष या 12 वर्ष है, तो जो है स्टेनबर्ग बिने के आईक्यू सूत्र के अनुसार उसका जो है बुद्धि लब्धि गुणांक की क्या होगा। तो यहाँ पे जो है बुद्धि लब्धि गुणांक ज्ञात करना है। एक बच्चे की जो है मेंटल एज दिया है 15 ईयर्स और उसका जो सीए या क्रोनोलॉजिकल एज दिया है 12 ईयर्स। तो इसके अकॉर्डिंग जो आईक्यू निकालना है। आईक्यू का हो जाएगा फार्मूला, ये ऊपर में हो जाएगा मेंटल एज, अपॉन में हो जाएगा ये क्रोनोलॉजिकल एज और मल्टीप्लाई में हो जाएगा 100। तो एम ए का वैल्यू कितना दिया है 15, तो हो जाएगा 15 और सी ए का वैल्यू कितना है 12, अपॉन में हो जाएगा 12, गुणा में हो जाएगा 100। अब इसको डिवाइडेड कर देंगे, 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 चौक 12 और 3 पंचे 15 और ये 4 एकम 4 और 4 पच्चीसम 100, तो ये 5 गुणा 25 हुआ, तो ये 5 गुणा में 25, 25 पंचे कितना होता है 125। तो इसका जो मेंटल एज है, सॉरी जो आईक्यू है, आईक्यू या बुद्धि लब्धि कितना हो जाएगा, तो इसके जो आईक्यू या बुद्धि लब्धि हो जाएगा 125। तो 125 किस में दिया, ऑप्शन सी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 125। क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, तो जो है पियाजे के जो है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है उसके अनुसार जब एक बच्चा जो है वस्तुओं को उनकी लंबाई के आधार पर एक क्रम में व्यवस्थित करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है, तो यह क्षमता किस चरण की विशेषता है। तो यहाँ पे बताना कि जो एक बच्चा है वो उनकी जो है वस्तुओं को उनकी लंबाई हो गया या हाइट के अकॉर्डिंग उसको एक क्रम में अरेंज कर रहा है या व्यवस्थित कर रहा है। तो ये जो व्यवस्थित करने की जो क्षमता है, ये क्षमता प्राप्त कर लेता है, तो यह क्षमता किस चरण या कौन सी स्टेज में या कौन सी जो चरण है उसकी विशेषता है उसको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूर्त संक्रात्मक काल की जो विशेषता है ये। तो पहला होता है ये संवेदी प्रेरक जो जन्म से 2 वर्ष की आयु तक का होता है। उसके बाद जो है पूर्व संक्रियात्मक काल जो 2 से 7 वर्ष की आयु तक का होता है। और फिर मूर्त संक्रियात्मक काल जो कितना होता है 7 से 11 वर्ष की आयु तक। और फिर औपचारिक संक्रियात्मक जो 11 या 12 से लेकर वयस्क तक का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, मूर्त संक्रियात्मक काल, ये अवस्था। क्वेश्चन है, विकास का शीर्षपाद सिद्धांत या सिपलिकाउडल प्रिंसिपल यह निर्दिष्ट करता है कि बाल विकास किस दिशा में होता है। यहाँ पे जो है शीर्षपाद सिद्धांत का अकॉर्डिंग बताना है या शीर्षगामी जो सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग बाल विकास या जो विकास है किस दिशा में होता है। तो जो विकास है शीर्षपाद या जो शीर्षगामी सिद्धांत में किस ओर होता है, सिर से पैर की ओर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिर से पैर की ओर जो विकास होता है। तो ये किसकी विशेषता है, शीर्षपाद सिद्धांत का। और जो केंद्र से परिधि की ओर किस में होता है, ये समीप दूर अभिमुख में, समीप दूर अभिमुख सिद्धांत में। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिर से पैर की ओर। क्वेश्चन है, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति जो दूसरों की मनोदशा, प्रेरणा और इच्छाओं को सही ढंग से समझकर उन पर प्रतिक्रिया देता है वह किस प्रकार की बुद्धिमत्ता प्रदर्शित करता है। यहाँ पे बताना है कि गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत के जो है बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति जो है दूसरों की जो मनोदशा हो गया, इमोशंस हो गया या भावना हो गया, प्रेरणा हो गया, मोटिवेशंस, और उसकी जो इच्छाओं को सही ढंग से समझकर उन पर प्रतिक्रिया देता है या रिएक्शंस देता है। तो जो रिएक्शन से प्रतिक्रिया वह देता है तो वह किस प्रकार की बुद्धिमत्ता प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पे जो व्यक्ति है यहाँ पे कौन सी जो बुद्धिमत्ता प्रदर्शित कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। और अंतर्वैयक्तिक में क्या होता है, अंतर्वैयक्तिक में यहाँ पे स्वयं की जो हो गया, जब व्यक्ति जो है स्वयं की इच्छा हो गया या भावना हो गया, तो अपनी जो है स्वयं की इच्छा भावना इसको प्रकट करता है, तो वहाँ पे क्या होता है अंतर्वैयक्तिक। और जब दूसरों की जो है इच्छा भावना प्रेरणा मनोदशा उसके आधार पर वो समझकर प्रतिक्रिया देते हैं तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के
सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार वह क्षेत्र जो बच्चों द्वारा बिना किसी मदद किए जा सकने वाले कार्य और कुशल सहायक की मदद से किए जा सकने वाले कार्य के बीच का अंतर है, उसे क्या कहा जाता है। यहाँ पे बताने की जो वाइगोत्स्की के अनुसार जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार वह क्षेत्र मतलब वह क्षेत्र या एरिया बताना है जो बच्चे द्वारा बिना किसी मदद के किए जा सकने वाले कार्य, मतलब जो है बच्चे द्वारा बिना किसी मतलब बच्चे को जो है बिना किसी मदद के या किसी के सहायता लिए बिना जो कार्य है किया जा सकता है, बच्चा जो है बिना किसी की सहायता लिए जो कार्य कर सकता है और कुशल सहायक की मदद से। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो बच्चा जो है कि ऐसा कार्य जो दूसरों की सहायता लिए बिना मतलब स्वयं कर सकता है, और एक दूसरा कार्य जो है बच्चा जो है किसी की सहायता या मदद से करता है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, ये अंतर है, तो उस अंतर को क्या बोला जाता है, समीप विकास का सिद्धांत या जो है ZPD का सिद्धांत। और जिसमें इसके फोल्डिंग में क्या होता है, इसके फोल्डिंग में मतलब ये होता है कि बच्चा जहाँ किसी की सहायता या मदद से सीखता है तो इसके फोल्डिंग होता है। और यहाँ पे बताने कि दोनों के बीच का अंतर, जहाँ पे बच्चा एक स्वयं से सीखता है और दूसरा किसी दूसरे की सहायता से, तो जो है उसकी दोनों के बीच का अंतर या डिफरेंस क्या कहलाता है, समीप विकास का सिद्धांत, या इसी को बोला जाता है ZPD। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है निरंतर और समग्र मूल्यांकन या CCCE के संदर्भ में समग्र या कॉम्प्रहेंसिव शब्द का मुख्य अर्थ क्या है। तो यहाँ पे बताना है कि जो निरंतर हो गया और समग्र मूल्यांकन के संदर्भ में जो समग्र है या कॉम्प्रहेंसिव है, इस शब्द का मुख्य अर्थ या मेन मीनिंग क्या है उसको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इसका जो है ये मेन मीनिंग या समग्र का यहाँ पे मुख्य अर्थ ये होता है कि शैक्षणिक हो गया और सह शैक्षणिक दोनों क्षेत्रों का समग्र मूल्यांकन। तो जो है शैक्षणिक और जो शैक्षणिक जो क्षेत्र है, इन दोनों क्षेत्रों को जो है समग्र रूप से मूल्यांकन करना ही समग्र शब्द का मुख्य अर्थ है। तो शैक्षणिक में क्या हो जाएगा, शैक्षणिक में किताबी ज्ञान हो गया, परीक्षा हो गया, तो ये जो है शैक्षणिक में आ जाएगा, किताबी ज्ञान, परीक्षा, ये सब जो है किस में आ जाएगा, शैक्षणिक में आ जाएगा। जो परीक्षा होता है परीक्षा प्रणाली और जो किताबी ज्ञान है सब किस में आ जाएगा, शैक्षणिक में। शैक्षणिक में क्या आ जाएगा, बच्चों की जो है खेल कूद हो गया, खेल कूद कौशल हो गया, बच्चों की स्किल्ड हो गया, खेल कूद हो गया। मतलब यहाँ पे जो है शारीरिक मानसिक दोनों पे फोकस किया जाता है, किसमें जो है शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, बौद्धिक। तो मतलब समग्र रूप से बच्चे का विकास होने ही क्या कहलाता है, समग्रता का मेन मीनिंग या अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है एक समावेशी कक्षा में दृष्टिबाधित शिक्षार्थी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री सबसे अधिक उपयुक्त होगी। तो यहाँ पे बताना है कि जो एक समावेशी क्लास है या एक इंक्लूसिव क्लास है, क्लासरूम है, उस क्लासरूम में जो दृष्टिबाधित छात्र है या विद्यार्थी है, जो क्या है आँख से क्या है दिव्यांग है, तो उन छात्रों के लिए या जो दृष्टिबाधित जो स्टूडेंट्स है ये छात्र है, उन छात्र के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सी जो शिक्षण सामग्री या जो टीचिंग जो टूल्स है सबसे अधिक उपयुक्त होगी उसको बताना है। चार्ट आर एक दिया है, बी में दिया स्पर्शनी मानचित्र और ऑडियो पुस्तकें। तो जो आँख से दिव्यांग है बच्चे, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, स्पर्शनी मतलब स्पर्श करके मानचित्र को समझ सके, और ऑडियो पुस्तकें जो ऑडियो के माध्यम से सुनकर उसको समझ सके। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के किस स्तर पर व्यक्ति के नैतिक निर्णय नियमों और सामाजिक व्यवस्था के अनुपालन पर आधारित होते हैं। यहाँ पे बताना है कि जो कोहल वर्ग के जो नैतिक विकास सिद्धांत हो गया, इस सिद्धांत के जो है कौन से स्तर है, उस स्तर पर व्यक्ति के नैतिक निर्णय के नियम हो गया और सामाजिक व्यवस्था के अनुपालन पर आधारित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पारंपरिक स्तर। तो ये जो है इनकी जो स्तर होता है, पारंपरिक स्तर हो गया, उत्तर पारंपरिक स्तर और पूर्व पारंपरिक स्तर, और एक होता है स्वायत्त नैतिक स्तर। तो ये जो पूर्व पारंपरिक स्तर पहले हो जाएगा, उसके बाद पारंपरिक स्तर और उसके बाद वाला जो है उत्तर पारंपरिक स्तर। तो यहाँ पे जो ये नैतिक विकास सिद्धांत के अकॉर्डिंग वो कौन सी स्तर है, तो है स्तर है पारंपरिक स्तर, जिसमें क्या होता है नैतिक निर्णय नियम हो गया और सामाजिक व्यवस्था के अनुपालन पर आधारित होते हैं। मतलब जो नैतिक निर्णय किस पे आधारित होता है, नियम हो गया, और समाज की जो व्यवस्था है या सामाजिक व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पारंपरिक स्तर में होता है ये।
क्वेश्चन है कार्य को शुरू करने, उसे जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया को प्रेरणा या मोटिवेशंस के रूप में किसने परिभाषित किया है। तो यहाँ पे बताने की जो कार्य को शुरू करने हो गया, उसे जारी रखना और नियमित करने की जो प्रक्रिया है या प्रोसेस है, उसको प्रेरणा के रूप में या मोटिवेशंस के रूप में किसने परिभाषित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुड ने। इसी का जो है नाम है सीबी गुड। तो सीबी गुड ने किसको परिभाषित किया था, मोटिवेशंस को या प्रेरणा को। और इन्होंने बताया था कि मोटिवेशन इज द, इसका जो स्टेटमेंट जो दिया है वो क्या है, मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ अराउजिंग। तो मोटिवेशन से क्या है, प्रोसेस ऑफ अराउजिंग है, जिसमें क्या होता है सस्टेनिंग हो गया एंड रेगुलेटिंग एक्टिविटी दिखाई देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो किसने दिया था इस स्टेटमेंट या कथन को, सीबी गुड ने या गुड ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है जब पूर्व का सीखा हुआ ज्ञान नए ज्ञान के अर्जन में किसी प्रकार की रुकावट या बाधा उत्पन्न नहीं करता है और ना ही सहायता करता है, तो इसे जो है किस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण कहा जाता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पूर्व का जो सीखा हुआ ज्ञान है, मतलब पहले का जो सीखा हुआ ज्ञान है और कोई नए ज्ञान अर्जन कर रहे हैं। पूर्व के क्या है, सीखा हुआ जो ज्ञान है नॉलेज। अब जो हम नए ज्ञान सीख रहे हैं, नए ज्ञान सीख रहे हैं, तो जो ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि पूर्व में सीखा गया ज्ञान नए ज्ञान के सीखने में किसी प्रकार की रुकावट या बाधा उत्पन्न नहीं करता है। तो मतलब जो पूर्व में सीखे गए जो ज्ञान है वो नए ज्ञान सीखने में ना ही वो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, ना ही रुकावट उत्पन्न कर रहे हैं और ना ही सहायता करता है। तो इसे जो है किस प्रकार की अधिगम स्थानांतरण कहेंगे, मतलब पहले से जो ज्ञान सीखे थे वो हमारे जो नए ज्ञान उसमें नहीं, हमारे नए ज्ञान में नहीं वो बाधा डाल रहा है, ना ही वो कुछ रुकावट उत्पन्न कर रहा है और ना ही कुछ सहायता कर रहा है। तो इस जो अधिगम की स्थानांतरण या जो टीचिंग जो ट्रांसफ़र है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है शून्य स्थानांतरण। शून्य स्थानांतरण मतलब इसमें कुछ ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी, शून्य स्थानांतरण या जीरो ट्रांसफ़र। क्वेश्चन है विकास के सिद्धांतों के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। तो जो है विकास के जो सिद्धांत है वो सिद्धांत के संबंध में कौन सी कथन सही है उसको चयन करना है। कथन जे दिया है विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती है। तो जो कथन जे सही हो जाएगा कि विकास एक क्या है, सतत प्रक्रिया है जो जीवन भर पूरा लाइफ टाइम तक ये चलती रहती है। तो जो कथन जे सही हो जाएगा। जिसमें जे नहीं हो उस ऑप्शन को हटा देंगे। ऑप्शन सी में जे नहीं दिख रहा है तो ऑप्शन सी को हटा देंगे। उसका जो है कथन के दिया है विकास के सभी आयाम, मतलब विकास के जो जितने भी आयाम हैं एक दूसरे से पूरी तरह से स्वतंत्र है और उनका जो है एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो कथन के गलत हो जाएगा, क्योंकि विकास की जो सभी आयाम है जितने भी डायमेंशंस है सब एक दूसरे से क्या है, ये स्वतंत्र नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। और जो है उनका जो एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है बोला जा रहा है। जबकि क्या होता है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, वो अटैच है, तो स्पष्ट है कि वो एक दूसरे को प्रभावित करेंगे या प्रभाव पड़ेगा। तो जो कथन के गलत हो जाएगा। तो जिसमें के हटा देंगे, ऑप्शन ए में है कि तो ऑप्शन ही हट जाएगा। उसका जो है कथन एल दिया है विकास में व्यक्ति भिन्नताएँ पाई जाती है। तो जो कथन एल ए भी सही हो जाएगा कि विकास है या डेवलपमेंट है, तो जो विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएँ पाई जाती है। तो जो कथन एल ये भी सही है। उसका जो कथन एम दिया है विकास सिर से पैर की दिशा में और केंद्र से बाहर की ओर होता है। तो जो कथन एम में भी सही हो जाएगा विकास जो है जिसको शीर्षगामी बोला जाता है, जिसमें क्या होता है सिर से पैर की ओर, और जो एक होता है ये जो समीप दूर अभिमुख, जिसमें क्या होता है विकास जो है केंद्र से बाहर की ओर या परिधि की ओर होता है। तो जो कथन एम ये भी सही है। तो जिसमें एम नहीं हटा देंगे, ऑप्शन डी में नहीं है तो ऑप्शन डी हट जाएगा। इसमें जो है कथन जे हो गया, एल हो गया और एम, ये तीनों सही हैं जो ऑप्शन बी में दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें जो है कथन जे, एल और एम सही हैं। क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशंस की अवधारणा के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। तो जो समावेशी शिक्षा है उसकी अवधारणा या कंसेप्ट के संबंध में सही कथन का चयन करना है। कथन जे दिया है समावेशी शिक्षा केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पृथक विद्यालय की वकालत करती है। तो जो कथन जे गलत हो जाएगा, क्योंकि जो समावेशी शिक्षा है सभी बच्चों को एक ही क्लास में या एक ही क्लासरूम में शिक्षा देने की बात करता है, ना कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उसके लिए अलग विद्यालय की बात करता है। तो जो कथन जे गलत हो जाएगा, क्योंकि समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को
चाहे वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हो चाहे किसी भी लेवल के बच्चे हो, सभी को एक ही क्लासरूम में, एक ही रूम में या एक ही कक्षा में शिक्षा देने की बात करता है। तो जो कथन जे गलत हो जाएगा, जिसमें जे हटा देंगे। ऑप्शन ए में है और ऑप्शन बी में है, तो ए और बी हट जाएगा। उसका जो है कथन के दिया है, यह सभी बच्चों को उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक या अन्य स्थितियों की परवाह किए बिना सामान्य कक्षा में स्वीकार करती है। तो जो कथन कैसे हो जाएगा कि इसमें जो है ये सभी बच्चों को, चाहे वो किसी भी आवश्यकता या अवस्था वाले बच्चे हो, सभी को एक ही क्लास में बिना जो है सामान्य कक्षा ये परवाह किए बिना जो है सामान्य कक्षा में, मतलब एक ही क्लासरूम में सभी बच्चों को शिक्षा देने की बात करती है। तो जो कथन जे ए के सही हो जाएगा। इसका जो है कथन एल दिया है, इसमें पाठ्यचर्या में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी और बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र शामिल है। तो जो कथन एल भी सही हो जाएगा कि इसमें जो पाठ्यचर्या है उसमें लचीलापन और बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की बात करती है। तो जो कथन एल ए भी सही है। तो ऑप्शन डी में के नहीं, ऑप्शन डी में एल नहीं है, तो ऑप्शन डी को हटा देंगे। उसका जो है कथन एम दिया है, यह व्यवस्था मानती है कि व्यवस्था को बच्चे के अनुसार बदलना चाहिए, ना कि बच्चे को व्यवस्था के अनुसार। तो जो कथन एम ए भी सही हो जाएगा कि व्यवस्था मानती है कि व्यवस्था को किसके अकॉर्डिंग बदलना चाहिए, बच्चे के अनुसार के अकॉर्डिंग बदलना चाहिए। तो जो कथन एम ए भी सही है। इसमें जो है कथन के हो गया, एल हो गया और एम, ये तीनों सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें केवल जो है कथन के, एल और एम सही हैं। क्वेश्चन है अभिप्रेरणा और अधिगम, मोटिवेशंस एंड लर्निंग के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। तो जो मोटिवेशंस हो गया, ये अभिप्रेरणा हो गया और अधिगम, इसके संबंध में सही कथन का चयन करना है। कथन जे दिया है, आंतरिक अभिप्रेरणा में बच्चा जो है पुरस्कार या सजा के दर्द से सीखता है। तो जो कथन जे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आंतरिक अभिप्रेरणा में नहीं होता है, ये किस में होता है, बाहरी प्रेरणा में या बाह्य अभिप्रेरणा में, ना कि आंतरिक अभिप्रेरणा में। तो जो बाह्य प्रेरणा की में क्या होता है, बच्चा जो है पुरस्कार हो गया या जो सजा हो गया उसके डर से क्या होता है, सीखता है, मतलब लर्निंग पे फोकस करता है किसके अकॉर्डिंग, तो बच्चा जो है पुरस्कार के वजह से करना लगेगा किस कार्य को, या सजा के डर से उस कार्य को या जो भी नियम है उसका पालन करने लगेगा। तो जो है बाह्य अभिप्रेरणा की वजह से होता है, ना कि आंतरिक। तो ये जो कथन जे गलत हो जाएगा, जिसमें जे हटा देंगे। ऑप्शन ए में है और ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन ए और सी को हटा दिए। उसका जो है कथन के दिया, बाहरी अभिप्रेरणा में गतिविधि स्वयं ही अपने आप में एक पुरस्कार होती है। तो जो कथन के गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी बाहरी अभिप्रेरणा में नहीं होता है, किसकी विशेषता है, ये आंतरिक अभिप्रेरणा की विशेषता है, आंतरिक अभिप्रेरणा की विशेषता। तो दोनों इसमें इंटरचेंज दिया गया है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा की विशेषता क्या है, इसमें क्या होता है, गतिविधि स्वयं ही अपने आप में एक पुरस्कार होती है। तो जो कथन के गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आंतरिक अभिप्रेरणा की विशेषता है। तो इसमें जे के दोनों गलत है, तो के है उसको हटा देंगे। ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी भी हट जाएगा। इसका जो है कथन एल दिया, अभिप्रेरणा अधिगम की या लर्निंग की प्रक्रिया में एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है। तो जो कथन एल भी सही है कि जो ये अभिप्रेरणा या मोटिवेशंस है, एक उत्प्रेरक, एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, ये करती है। तो जो कथन एल ये सही है। उसका जो है कथन एम दिया है, उच्च स्तर की आंतरिक अभिप्रेरणा गहन और अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा देती है। तो जो कथन में भी सही हो जाएगा कि यदि हम ऊंची स्तर की जो आंतरिक अभिप्रेरणा पे फोकस करते हैं, तो उससे क्या होता है, गहन और जो अर्थपूर्ण सीखने या लर्निंग की जो प्रोसेस है उसको बढ़ावा देने की काम करती है। तो जो कथन है ये भी सही है। तो इसमें जो है कथन एल हो गया और एम दोनों सही है, जो किसमें दे, ऑप्शन बी में। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एल और एम सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है सही सुमेलित कीजिए। कॉलम 1 दिया गया है और कॉलम 2 दिया है, इन दोनों को सही सुमेलित करना है। तो कॉलम 1 में सिद्धांत दिया गया है और कॉलम 2 में सिद्धांतकार दिया है। तो कॉलम 1 का ए है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो जो है ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, इस सिद्धांत को किसने दिया है, तो इस सिद्धांत को दिया है ये सिगमंड फ्रायड ने दिया है, या फ्रायड ने दिया है। तो ए का हो जाएगा ये 3। मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को दिया है सिगमंड फ्रायड ने। तो ए का हो जाएगा 3, ए का 3। उसका जो है बी में दिया है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तो जो है ये शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, इसको पावलोव ने दिया है, ये पावलोव ने दिया है, ये पावलोव ने दिया है। ये वी का हो जाएगा 1, वी का 1। उसका जो है सी में दिया है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो जो है ये सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, इस सिद्धांत को किसने दिया है, तो इस सिद्धांत को दिया है बांडुरा ने या अल्बर्ट बांडुरा ने। तो ये सी का हो जाएगा 4, सी का 4।
उसके बाद जो डी में दिया है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, तो जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, इस सिद्धांत को किसने दिया है? स्किनर ने। तो ये डी का हो जाएगा 2 स्किनर। ए का 3 सभी में दिया है। उसके बाद जो है बी का 1 जो है ऑप्शन सी में नहीं है, सी हट जाएगा, और डी में भी नहीं है, डी भी हट जाएगा। उसके बाद जो है ये सी का 4 ये ऑप्शन ए में है और ऑप्शन बी में नहीं है, बी हट जाएगा। और उसके बाद डी का 2 तो ऑप्शन ए में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है सही सुमेलित कीजिए। कॉलम 1 दिया गया है जो विकार दिया गया, और कॉलम 2 में उसकी जो है बारे में दिया गया है। तो जो है कॉलम 1 का ए डिसलेक्सिया, तो डिसलेक्सिया की जो इसकी जो कारण या जो भी इसका जो प्रभाव है वो क्या होता है डिसलेक्सिया में? तो डिसलेक्सिया में ये दिखाई देता है पठन विकार या पढ़ने में समस्या। तो जो डिसलेक्सिया में क्या दिखाई देगा? पठन संबंधी विकार या पढ़ने में समस्या का विकार दिखाई देगा। डिसलेक्सिया जो विकार है उसमें, तो ए का हो जाएगा 2। उसके बाद जो है बी में दिया है डिस्ग्राफिया, तो डिस्ग्राफिया की जो विकार है, इस विकार का जो है इसमें जो समस्या क्या दिखाई देता है डिस्ग्राफिया में? तो इसमें समस्या दिखाई देता है लेखन संबंधी विकार, मतलब जो लिखने संबंधित विकार या जो है कमियां दिखाई देगा किसमें? डिस्ग्राफिया में। तो इस बी का हो जाएगा ये 4, वी का 4। उसका जो है सी में दिया है डिसकैल्कुलिया। डिसकैल्कुलिया में क्या होता है? गणितीय गणनाओं में कठिनाई। तो जो ये जो बच्चा जो है डिसकैल्कुलिया जो विकार है उससे प्रभावित है, तो उसमें क्या दिखाई देगा? जो गणितीय जो गणना है या जो गणित की जो गणना है उसमें कठिनाई उसको दिखाई देगा। तो ये सी का हो जाएगा 1, सी का 1। उसका जो है डी में दिया है डिस्प्रेक्सिया, तो डिस्प्रेक्सिया में क्या होता है? तो डिस्प्रेक्सिया में दिखाई देगा जो सूक्ष्म गतिज कौशल और समन्वय में समस्या। तो जो है सूक्ष्म संबंधित जो गतिज कौशल है उस कौशल में और जो समन्वय है उसमें समस्या दिखाई देगा किसमें? जो डिस्प्रेक्सिया उसकी ये प्रभाव। तो ये डी का हो जाएगा ये 3, डी का 3। ए का 2 जो है ये चारों में है। उसके बाद बी का 4, वी का 4 ऑप्शन सी में नहीं है और डी में नहीं है, सी और डी को हटा दिए। उसके बाद सी का 1 ऑप्शन ए में नहीं है, तो भी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें डी का फिर हो जाएगा 3। ए का 2, वी का 4, सी का 1 और डी का 3, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है सही सुमेलित कीजिए। कॉलम 1 दिया गया है और कॉलम 2 दिया है, इसको सही सुमेलित करना है। कॉलम 1 का है ए सीखने के मूल्यांकन, सीखने के लिए मूल्यांकन। तो जो सीखने के लिए मूल्यांकन, तो जो सीखने के लिए मूल्यांकन की विशेषता क्या होता है? ये जो सीखने के लिए मूल्यांकन है इसमें क्या होता है? तो इसमें दिखाई देगा जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान रचनात्मक और सुधारात्मक प्रक्रिया। तो जो सीखने के लिए मूल्यांकन, जहाँ पे सीखने के लिए मूल्यांकन की बात की जाए तो उसमें क्या होता है? जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के दौरान रचनात्मक हो गया, क्रिएटिव और सुधारात्मक जो प्रक्रिया ये दिखाई देगा किसमें? सीखने के लिए मूल्यांकन में की विशेषता है। तो ए का हो जाएगा 3, ए का 3। उसके बाद जो बी में दिया सीखने का मूल्यांकन, यहाँ पे दिया था ये सीखने के लिए मूल्यांकन, और बी में दिया सीखने का मूल्यांकन। तो सीखने के मूल्यांकन की विशेषता क्या होता है? तो सीखने के मूल्यांकन की विशेषता में होता है सत्र के अंत में योगात्मक मूल्यांकन और ग्रेडिंग। तो जो है सत्र के अंत में मतलब जो है ये एंड ऑफ जो सेशन होता है, तो उसमें लास्ट में क्या होता है? एग्जाम होता है, परीक्षा, और एग्जाम के आधार में बच्चे की जो ग्रेडिंग है या उसकी जो ग्रेडिंग हो गया उसके अकॉर्डिंग उस पर जो है उसकी एग्जामिन किया जाता है या परीक्षण किया जाता है। तो ये क्या होता है? सत्र के अंत में योगात्मक मूल्यांकन और ग्रेडिंग। तो ये किसमें किसकी विशेषता है? सीखने के मूल्यांकन का, सीखने का मूल्यांकन की विशेषता है। और सीखने के लिए मूल्यांकन में क्या होता है? देखो यहाँ पे के लिए दिया है और यहाँ पे का दिया है। तो के लिए में क्या होगा? क्रिएटिविटी दिखाई देगा, मतलब रचनात्मक विशेषता दिखाई देगा। जबकि जो सीखने का दिया है जिसमें का दिया है, तो का में क्या दिखाई देगा? जो योगात्मक मूल्यांकन और ग्रेडिंग प्रणाली जो सत्र के अंत में होता है, मतलब एग्जाम होता है जो फाइनल एग्जाम, वो इसकी विशेषता है। तो बी का हो जाएगा 4, वी का 4। उसका जो है सी में दिया सीखने के रूप में मूल्यांकन। तो सीखने के रूप में मूल्यांकन की विशेषता क्या हो जाएगा? तो इसकी विशेषता हो जाएगा स्व मूल्यांकन और आत्म प्रतिबिंब की प्रक्रिया। तो ये किसमें होता है? सीखने के रूप में मूल्यांकन की विशेषता। तो सी का हो जाएगा 1। उसके बाद डी में दिया है निदानकारी मूल्यांकन। तो निदानकारी मूल्यांकन में क्या होता है? इसमें जो है अधिगम में आने वाली विशिष्ट कठिनाइयों और कमियों की पहचान किया जाता है किसमें? निदानकारी मूल्यांकन में। तो डी का हो जाएगा ये 2। ए का 3 सभी में दिया है। उसके बाद बी का 4 ऑप्शन ए में नहीं है और बी में नहीं है, ए और बी को हटा दिए। उसके बाद जो है सी का 1 ऑप्शन डी में नहीं है, डी बैठ जाएगा, और डी का 2 तो ऑप्शन सी में दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो यहाँ पे देखो ये जो के लिए दिया है, यहाँ पे का दिया है और यहाँ पे के रूप में, तो इसको अच्छे से देख लेना।
क्योंकि यहाँ पे सभी का नाम है, उसमें क्या कन्फ्यूजन दिखाई दे रहा है, तो सभी का इसमें जो विशेषता है उसको अच्छे से एनालिसिस और रीड कर लेना। क्वेश्चन है, कथन वंशानुक्रम और वातावरण दोनों मिलकर बाल विकास को संयुक्त रूप से प्रभावित करते हैं। तो ये जो कथन सही हो जाएगा, ये जो वंशानुक्रम हो गया और वातावरण हो गया, ये दोनों क्या होता है, ये दोनों मिलकर जो बाल विकास है उसको संयुक्त रूप से प्रभावित करते हैं। तो जो कथन सही हो जाएगा। अब कारण में दिया गया कि विकास जो है आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच निरंतर होने वाली अंतःक्रिया का परिणाम है। तो जो ये कारण भी सही हो जाएगा कि विकास क्या है, आनुवंशिकता हो गया और जो पर्यावरण हो गया, इन दोनों के बीच जो है निरंतर होने वाली क्या है, एक अंतर जो क्रिया है उसकी परिणाम है या रिजल्ट है। तो जो कारण भी सही है। और एक कारण जो है यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे लिखें विकास को संयुक्त रूप से प्रभावित करती है, तो विकास को जो है एक्सप्लेन भी कर रही है कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें कथन और कारण दोनों सही हैं और एक कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, कथन संवेग और संज्ञान एक दूसरे से पूर्णतः पृथक और स्वतंत्र प्रक्रिया है। तो ये जो कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि जो संवेग हो गया, इमोशंस हो गया और जो संज्ञान हो गया, ये दोनों क्या एक दूसरे से पृथक नहीं, जबकि एक दूसरे से क्या है, ये जुड़ा हुआ है, जुड़ाव है। यहाँ पे क्या दिया है, जबकि पृथक है, पूरी तरह से पृथक, ये अलग है और स्वतंत्र है बोला जा रहा है। तो जो कथन जो है ये गलत हो जाएगा। अब कारण में दिया गया है, अत्यधिक मानसिक तनाव और भय शिक्षार्थी की सोचने और सीखने की क्षमता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है या करता है। तो कारण सही हो जाएगा कि अत्यधिक यदि बच्चे जो क्या है मेंटल रूप से क्या है प्रभावित है या टेंशन्स में है और भय में है, तो उससे क्या होगा, जो शिक्षार्थी है या जो स्टूडेंट्स है उसकी जो सोचने की जो और सीखने की जो क्षमता है, ये कैपेसिटी है, वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, नकारात्मक रूप से प्रभावित होंगे। तो जो कारण है सही है लेकिन कथन गलत है। तो किसमें दिया है जिसमें ये कथन गलत लेकिन कारण सही, तो ऑप्शन सी में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें ये कथन गलत है लेकिन जो कारण है या रीजन है वो सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों को सही काल अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो है जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास के जो चरण हैं उसको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें जो है सबसे पहले नंबर पे क्या आता है, ये संवेदी प्रेरक अवस्था। और ये जो संवेदी प्रेरक अवस्था क्या होता है, ये जन्म से 2 वर्ष की आयु तक का ये दिखाई देता है। उसके बाद जो है ये पहले नंबर पे हो जाएगा ये संवेदी प्रेरक अवस्था। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे क्या दिखाई देता है, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 वर्ष से 7 वर्ष की आयु तक दिखाई देता है। तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। फिर जो है तीसरे नंबर पे क्या दिखाई देता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो ये क्या होता है 7 से 11 वर्ष की आयु तक दिखाई देता है। तो ये हो जाएगा तीसरे नंबर पे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। उसका जो है चौथे नंबर पे दिखाई देगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 या 12 वर्ष से शुरू होकर वयस्क होने तक का ये दिखाई देता है। ये हो जाएगा चौथे नंबर पे। पहले नंबर पे हो जाएगा ये एम, ये एम सभी में दिया है। पहले नंबर पे हो जाएगा एम, फिर दूसरे नंबर पे हो जाएगा ये के, और तीसरे नंबर पे हो जाएगा ये एन। तो शुरू में एम, जिसमें एम नहीं हटा देंगे, एम सभी में दिया है। एम के बाद के, एम के बाद के ऑप्शन सी में नहीं, सी हट जाएगा, और बी में नहीं है, बी भी हट जाएगा। और के बाद हो जाएगा एन, के बाद एन, तो के बाद एन, ऑप्शन ए, डी में नहीं है, डी हट जाएगा, और एन के बाद एल, तो ऑप्शन ए में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें शुरू में हो जाएगा एम के एन एल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, समस्या समाधान प्रक्रिया के सही चरणों को अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो है समस्या समाधान की जो प्रक्रिया है या प्रोसेस है, उसके सही चरणों को अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। शुरू में दिया के में आंकड़ों या जानकारी का संग्रह करना, और एल में दिया समस्या की पहचान और परिभाषित करना, और एम में दिया समाधान का मूल्यांकन और निष्कर्ष, और एन में दिया परिकल्पना का निर्माण, और ओ में दिया परिकल्पना का परीक्षण करना। तो इसमें जो है सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा कि यदि हम समस्या की समाधान की प्रक्रिया को अरेंज करें व्यवस्थित क्रम में, तो सबसे पहले क्या दिखाई देगा, समस्या की पहचान। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समस्या की पहचान करेंगे, और समस्या की पहचान चलने के बाद हम क्या करेंगे, उसको परिभाषित करेंगे। तो हो जाएगा पहले नंबर पे समस्या की पहचान करना।
अब हम इस समस्या की पहचान कर लिए, पता चल गया हमें समस्या क्या है। अब जो है दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, आगे आंकड़ा मतलब जो समस्या से संबंधित जो डाटा हो गया या आंकड़ा हो गया या जानकारी है उसको कलेक्ट करेंगे, संग्रह करेंगे। तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे। अब हमारे पास जो है समस्या की पहचान चला, पता चल गया कि समस्या क्या है। अब हम उससे संबंधित जो है डाटा या आंकड़ा कलेक्ट कर लिए। अब बाकी क्या करेंगे, परिकल्पना का निर्माण करेंगे, हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे। तो हो जाएगा चौथे नंबर पे, सॉरी ये तीसरे नंबर पे परिकल्पना का निर्माण करना। परिकल्पना का निर्माण करने के बाद उस परिकल्पना का क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे या एग्जामिन करेंगे। तो हो जाएगा चौथे नंबर पे। फिर अंत में लास्ट में क्या करेंगे, समस्या का जो है समाधान का मूल्यांकन करेंगे और निष्कर्ष निकाल लेंगे। तो हो जाएगा पाँचवें नंबर पे। पहले नंबर पे हो जाएगा एल, दूसरे नंबर पे हो जाएगा के, तीसरे नंबर पे हो जाएगा एन, चौथे नंबर पे ओ और लास्ट में हो जाएगा एम। शुरू में एल सभी में दिया है, एल के बाद के, एल के बाद के, सी में नहीं सी हट जाएगा और उसका जो है के बाद एन, के के बाद एन, ऑप्शन ए में नहीं तो भी हट जाएगा और एन के बाद ओ, एन के बाद ओ, ये डी में नहीं है डी हट जाएगा और ओ के बाद एम। तो ऑप्शन बी में दिया है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।